दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल राज हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों को सुनने को मिलती हैं बेहद डरावनी और दिलचस्प कहानियाँ। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल, विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना आया होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का निर्णय किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ के सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर पहुंच गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर ही था, इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके टॉर्च से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है।
मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ रहे थे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से इसके बारे में बात की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी ज़िंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थीं। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होंगी। इसीलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनकी खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। इसलिए चाचा अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। चाचा खड़े हो गए। महेंद्र चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो वो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना इस लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते ही महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त वो औरत बोली, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो ज्योति है,
मेरी बड़ी बहन, बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिरी। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गईं और वो सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था। लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी, इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा, हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।